हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। और ईवीएस में कि आपका जो है ना एक कंटेंट है जो 15 नंबर्स के पूछे जाते हैं आपके सीटेट परीक्षा में। तो यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी सीटेट की वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज आप पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन। और आप जानते हैं कि सीटेट परीक्षा में ईवीएस से आपका पर्यावरण से कंटेंट से 15 नंबर पूछे जाते हैं और पेडागोजी से 15 नंबर। तो आज हम कंटेंट का जो 15 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको करा देते हैं और पेडागोजी के लिए फिर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यदि नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप नीचे आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, नोट्स चाहिए तो हम नोट भी आपको दे देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो था आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, शेष बचा हुआ भाग लेकर आपके लिए आया हो क्लास फिफ्थ का। ठीक है, उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो बचा हुआ भाग था उसको फिर आज हम लेकर आपके सामने आया हो। और यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक, हमारे देश में सब्जियाँ कहाँ से आई। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे देश में सब्जियाँ कहाँ से आई। सब्जियाँ के बारे में पूछा जाता है आपके सीटेट ईवीएस में। ठीक है, तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अफ्रीका से आया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये जो है यह किस देश से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। ठीक है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है दक्षिण अमेरिका से आया है और जिसे कौन लाया है? देश के व्यापारी पुर्तगाली लाया था। ठीक है, अगला है भिंडी तथा कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। हमारे देश में भिंडी और कॉफ़ी किस देश से आया है? अफ्रीका से आया है। ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका से आया है। अगला है गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई है। ठीक है, गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। इस बात को याद रखिएगा, पूछिए भी जाता है परीक्षा में। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अल्बर्नी के बारे में पूछ दिया जाता है कि अल्बर्नी कौन था, कहाँ से आया था। ठीक है, इसके बारे में पूछता है आपके सीटेट परीक्षा में। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अल्बर्नी हज़ारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है, अल्बर्नी कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को। अल्बर्नी कहाँ से आया था? तो अल्बर्नी जो था यह आया था आपका उज़्बेकिस्तान से। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है कि अल्बर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। ठीक है, अल्बर्नी जब भारत आए थे तो यह जो है ना निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना था कि यहाँ के लोग जो है ना तालाब बनाते हैं और तालाब बनाने की कला भी जानते हैं और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। ठीक है, अगला है कि अल्बर्नी ने सारी बात को विस्तृत से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अल्बर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। ठीक है, अगला है कि घड़सीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि घड़सीसर कौन बनवाया था? तो घड़सीसर का तालाब जो है ना जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने पूछ दिया जाता है मृत सागर क्या है। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इतना नमकीन है कि इस 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। देखिए क्या कह रहा है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, और इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है और मृत सागर में हम तैर सकते हैं। ठीक है, आराम से लेटे, डूब नहीं सकते क्योंकि 1 लीटर पानी में क्या है? नमक है।
300 ग्राम तो ज़्यादा नमक है, तो नमक होने से कारण क्या है कि आप उसमें तैर सकते हैं, डूब नहीं सकते हैं, ठीक है, मृत सागर में। अगला है कि मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। किसको? मृत सागर को। अब आपके सामने एक और बहुत शानदार पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेजों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। ठीक है, ये आपका है दांडी यात्रा कि अंग्रेजों द्वारा जब नमक पर कानून लगाया गया था, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, बंद कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के तट पर एक लंबी यात्रा किया था। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं दांडी यात्रा। अगला है 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। इस बात को याद रखिएगा। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों की समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा क्यों हुआ था? तो कारण था इसका कि समुद्री पानी से जो नमक प्राप्त होता था, उस समुद्री पानी से नमक बनाने की मनाही किया गया था। किसको? भारतीय लोगों को। तो 1930 में गांधी जी ने एक यात्रा का आयोजन किया था, उसका नाम था दांडी यात्रा। 1930 में किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, और यह इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीयों की समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली थी। ठीक है, दांडी यात्रा जो है ना, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है मलेरिया क्या है। चलिए मलेरिया क्या है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मलेरिया क्या है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो है मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से फैलता है। ठीक है, मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की जांच कैसे पता चलेगा? खून की जांच से। मलेरिया की पता कैसे चलता है? खून की जांच से। अगला पॉइंट है मलेरिया की दवा पुराने ज़माने में सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पुराने ज़माने में मलेरिया की दवा जो है ना, किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? सिनकोना पेड़ की छाल से। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पूछा भी जाता है। अगला पॉइंट है मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मच्छर के काटने से क्या क्या हो सकता है? तो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है, अगला है मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके सामने मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाता है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। जिसका पंख कैसा होता है? गहरा और धब्बेदार। अगला है रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। पूछे भी जाता है परीक्षा में आपसे प्रश्न कि किसने बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो ये बताना था रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। अब आपका अगला पॉइंट है अनीमिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट ईवीएस में। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग कैसे होता है? तो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। अब आपका अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट है, पूछे भी जाता है आपके परीक्षा में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था? इसके बारे में पूछ दिया जाता है कि तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी। ठीक है, कब रखी थी? तो 23 मई 1984 को,
और कितने टाइम क्या हो रहा था, तो 1:07 और उसकी ऊंचाई कितना था, तो 8,900 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई था। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,000। तो इसका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। अगला है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ना विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है, हिमालय में है। अगला पॉइंट है कि हिमालय में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को हिमालय में किस किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को हिमालय में किस नाम से जाना जाता है, सॉरी हिमालय कहता हूँ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट पूछे हुए जाता है, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पूछे भी जाता है परीक्षा में कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये बताएंगे आप क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कब चढ़ा था, 1900, कब कदम रखा था चांद पर, तो ये 1969 में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाता है, ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। बहुत ही शानदार आपके लिए मैं नोट्स बनाया हूँ, पूछे भी जाता है प्रश्न यहाँ से। लेह और लद्दाख क्या है, लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। ठीक है, लेह और लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लेह और लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। यह इलाका कैसा होता है, सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, इस बात को याद रखिएगा। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। ठीक है, बारिश कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, दूर दूर तक बर्फ़ के ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा गिरती है, ठंडा प्रदेश है। अगला है, लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है ना कि वहाँ का पौधे नहीं उठ पाता है। ठीक है, अब अगला शानदार आपके बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, पश्मीना शॉल क्या है। अब प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाता है, पश्मीना शॉल क्या है। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह कि एक पश्मीना शॉल में लगभग कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, तो आंसर होगा लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होता है एक पश्मीना शॉल में। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। कारण क्या है, कि कारण है कि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो है ना, यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है, इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में और प्रश्न इस तरह बनेगा कि एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे का समय लगता है, तो 250 घंटे का। याद रखिएगा, 250 घंटे का लगता है। अगला है कि पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी की खास नस्ल मैरिनो के बालों से बनाई जाती है। पश्मीना शॉल जो है ना, यह पहाड़ी बकरी की खास नस्ल होती है जिसका नाम है मैरिनो। ये नस्ल होता है आपका, पहाड़ी बकरी का नस्ल है मैरिनो, और उसी के बाल से बनाई जाती है पश्मीना शॉल, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ठीक है, ये जो बकरी जो होती है, ये पश्मीना शॉल जिससे बनाई जाती है बकरी के बाल से, ये जो बकरी है एक खास नस्ल की बकरी होती है जिसका नाम है मैरिनो। ठीक है, ये नस्ल का नाम क्या है, मैरिनो है, और ये जो है ना 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। ठीक है, यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है, इतना इसको ठंडा सहने की शक्ति होती है। अगला है, एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। इस बात को आप याद रखिएगा, एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है, 250 घंटे की। अगला है आपका हाउस बोट क्या होता है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाता है, हाउस बोट क्या है। तो हाउस बोट जो है, यह हाउस बोट जो होता है, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट ऊंचाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। ठीक है,
हाउस बोट क्या होता है, तो 80 फुट तथा हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। ठीक है, तो हाउस बोट कहाँ चलता है, तो श्रीनगर में। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट, किसानों का मित्र केचुआ। केचुए जमीन में छेद बनाती है जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ठीक है, केचुए जो होती है ज़मीन में छेद बनाती है जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ से, पत्ता से, शाखाओं के सड़ने से, केचुए से। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है आपका जंगल का अधिकार कानून 2007। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगल का अधिकार कानून जो है ना, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। ठीक है, जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वहाँ के लोग को जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन चीज़ों को जंगल से हटाया नहीं, उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपको कौन कहता है, ये आपका कहता है जंगल का अधिकार कानून 2007। अगला है झूम खेती क्या है। चलिए यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। झूम खेती कहाँ होती है, तो ये होता है मिजोरम में। ठीक है, झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है झूम खेती। इस बात को आप याद रखिएगा। झूम खेती में क्या होता है कि झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। ठीक है, और एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। किस में, झूम खेती में। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं है। ठीक है, झूम खेती में क्या होता है कि अनचाही घास जब उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा कर जला देते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाता है, उपजाऊ बनती है। यह राख खाद का भी काम करती है। अगला है झूम खेती एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। ठीक है, झूम खेती में क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट है, टीन खेती किसे कहते हैं। तो टीन खेती जो है ना, एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। ठीक है, एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं तथा इस प्रकार के खेती को टीन खेती कहते हैं। ठीक है, एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं तथा इस प्रकार के खेती को टीन खेती कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब अगला है स्वाद और पाचन के बारे में। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाले रस अम्लीय होता है। ठीक है, हमारे पेट में पाए जाने वाला रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, उड़ीसा में। और किस जिला में होता है, उड़ीसा के किस जिला में, तो कालाहांडी जिले में होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। ठीक है, सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला आपका उड़ीसा है और उड़ीसा के किस जिले में होता है, कालाहांडी जिले में होता है। और फिर भी उड़ीसा में अधिक चावल उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग क्या है, गरीब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं ना कि जब अचार बनाते हैं तो उस जार में रखने से पहले क्या है, जार के जो है ना अच्छे से सुखाते हैं, अच्छे से धो करके उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं ताकि उसमें कोई भी नमी न रह जाए। नमी रहने से क्या होता है, उसमें फफूंदी टाइप क्या हो जाता है, जिससे क्या होता है, अचार खराब हो जाता है। ठीक है, अब अगले है आपका है अगला कुएं और झीलों के सूखने के कारण। कुएं और झीलों के सूखने के कारण चलिए पढ़ते हैं इसको भी। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। देखते हैं ना गांव देहातों में क्या होता है, सिंचाई के दौरान पानी को जो है ना मोटरों के द्वारा ज़मीन से निकाला जाता है, जिससे क्या होता है, पानी का जल स्तर कम होते जा रहा है। ठीक है, अब झीलें भी कम हो रही है। जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था,
अब आजकल देखिए झीलें भी कम हो रही है। पहले क्या होता है, पहले झील होती थी, वर्षा होती थी, वर्षा का पानी क्या वो झील में इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब क्या है, झीलें भी कम हो रही है। अगला है पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आप देखते हैं ना कि आजकल जो होता है पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में क्या है, मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगला है कि 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई है। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। कुआं को कुआं या बावली कहा गया है। ठीक है, जोधपुर में। ठीक है, कुआं या बावली। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पानी मिला था। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला है प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। बावली यानी कुआं। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी बारिश हुई और बावली को के लोग फिर भूल गए। ठीक है, फिर बारिश हुआ और उस बावली को यानी उस कुएं को लोग भूल गए। अब आपका यहाँ पर है आम पापड़। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपका स्टेट एग्जाम ईवीएस में। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? आम आवट कहते हैं। बंगाली में आम सूटो कहते हैं। असम में आमटा कहते हैं। ठीक है, आम को। उसके बाद है तेलुगु में मामिडी तंद्रा कहते हैं। मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं। ठीक है, आम को। अब आपका है अगला पॉइंट आपका है जैसलमेर। जैसलमेर क्या है? तो गरीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक है, गरीसर झील कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। ठीक है, जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर क्या होता है, भरी जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। साल में 1 या 2 बार और कभी कभी तो सालों में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। साल में 1 या 2 बार और कभी कभी तो एक बार भी बारिश नहीं होती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। ठीक है, जब जैसलमेर में जब बारिश होती थी तो वहाँ की जो झील होता था ना, वो झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग क्या होता था, उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे। ठीक है, झीलों को। और जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा करते हैं उसी तरह। अगला है घड़सीसर। यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। ठीक है, घड़सीसर कौन बनाया था? तो घड़सीसर यह तालाब था। घड़सीसर यह तालाब को कौन बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और राजस्थान के भरतपुर में घाना पार्क है, वहाँ पर शिकार करना क्या है? मना है। अगला है सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ठीक है, आप जंगली जानवरों को ना शिकार कर सकते हैं ना उन्हें अपने पास रख सकते हैं। यह सरकार के कानून में है। ठीक है, सरकार ने कानून बनाया है जीव संरक्षण के अधिनियम। अगला है बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी तीन है वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 जो है ना वाद्य यंत्र है और सूखी लौकी से यह बनाए जाते हैं। ठीक है, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं बीन, तुम्बा और खंजरी। अगला है राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन में बारिश होती है। ठीक है, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत कम बारिश होती है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। अगला है कि ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश है। ग्लोब में देखिएगा तो भारत के ठीक विपरीत कौन सा देश है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना।
टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। टूटता तारा को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। सुनीता विलियम्स जो है ना, अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। कौन? सुनीता विलियम्स, ठीक है। अगला है एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। एलपीजी, मोम, कोलतार जो है ना, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर से। इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेंट का। अगला है कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते और रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं, ठीक है। अगला है कि कड़क भाषा झारखंड की भाषा है। कड़क भाषा कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा। याद रखिएगा। चेराव नाच मिजोरम में होती है। चेराव नाच कहाँ होती है? मिजोरम में। मिजोरम में कौन सा नाच होती है? चेराव, ठीक है। तो चेराव नाच कहाँ, किस राज्य की है? तो ये आपका मिजोरम की है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है, ठीक है। जंगली जानवर जो होते हैं, जानवर जो जंगल में रहते हैं, वह जानवर जो है ना, तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ अजीब गरीब अपने हरकत करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले और जानवर जो है ना, उनकी हरकत से समझ जाते हैं कि आज कुछ अनहोनी होने वाला है, ठीक है। अगला है सन 2004 में दिसंबर की माह में सुनामी के कुछ समय जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। क्या कहता है कि 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी आया था, ठीक है। कहाँ पर? अंडमान में। तो वहाँ के जो रहने वाले आदिवासी लोग थे, तो आदिवासी लोग को सुनामी से बचने के लिए जो वहाँ के जो जंगल में रहने वाले जानवर थे ना, वो एक तरह के अजीब व्यवहार किया था, खास चेतावनी दिया था अपनी भारी आवाज़ों से। तो वहाँ अंडमान के जो आदिवासी लोग जो रहने वाले थे अंडमान में, तो उनकी हरकतों से वो समझ गया था कि वहाँ इलाके में जो है ना कुछ होने वाला है। सुनामी से बचने के लिए वो जो है ना, वो उस इलाकों को खाली कर दिया था, ठीक है। अगला है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक से दूसरे से बात करती है, ठीक है। डॉल्फिन भी क्या है? अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अगला है वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। यह किसका मानना है? वैज्ञानिकों का मानना। अगला है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। बहुत सारे जानवर होते हैं जो खास समय में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली होता है, ठीक है। जिम कार्बोनेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है घाना पक्षी विहार क्या है? आपका राजस्थान के भरतपुर जिला में है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिला में। सफेदों को कालबेलिया भी कहते हैं, ठीक है। सफेदों को क्या कहते हैं? कालबेलिया भी कहते हैं। अगला है कि नाग गुफन ऐसी डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाग गुफन जो है ना, यह जो है एक रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ कहाँ किया जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में, ठीक है। नाग गुफन डिजाइन का प्रयोग किया जाता है घरों और क्या है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए, ठीक है। नाग गुफन डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कालबेलिया नाच में सपेरे जैसी मुद्राएं होती है, ठीक है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, ठीक है। कालबेलिया नाच में क्या होती है? सांप जैसे मुद्राएं होती है। तुम्बा, खजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तुम्बा, खजरी, बीन आदि जो है ना, यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये तीनों क्या है? वाद्य यंत्र है। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा के कालहंडी जिला है, उसमें वहाँ पर सबसे अधिक चावल पैदावार किया जाता है, ठीक है। आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयपुरम जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि बेल्को सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है, ठीक है। बेल्क्रो जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है, ठीक है। बेल्क्रो देखते हैं ना, जो चिड़चा वाला चप्पल जो होता है ना,
वो जो है ना वो वेलक्रो को होता है ना पहनने के बाद चिपकाया जाता है। स्विट्जरलैंड के चार्ल्स मिस्टल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। इसका प्रयोग जूते और सैंडल को चिपकाने हेतु किया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है, पहले तो लोग छाल को उबालकर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर इस्तेमाल करते थे। मिजोरम जो है ना ये भारत के उत्तर पूर्व राज्य में है। ठीक है, और मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अगला है गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1887 गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन राज किया था। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता तथा कीट पतंग भी दूर रहते हैं। ये सब प्रश्न पूछा जाता है आपका। ठीक है, नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है तथा इसका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग जो है ना फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। ठीक है, लेह लद्दाख में जो घर होती है उसकी निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में जो घर होती है, घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है चेराओ नाच मिजोरम में होती है। चेराओ नाच कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। यह नाच फसल कटने पर किया जाता है। ठीक है, चेराओ नाच मिजोरम में होती है और यह नाच जो होता है फसल कटने पर किया जाता है। अगला है ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल का जन्म कब हुआ था, 1882 में, और यह कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया का। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। आनुवंशिकी की खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे जोड़ियों में आना, बीज का चिकनापन या खुदरा होना, पीला या हरा होना। ठीक है, यह मटर के पौधे के कुछ गुण होता है। पोलिया जीवाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, पोलिया जो होता है ना जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है, यह जन्मजात नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दिया हुआ आपका क्लास 5th का जो NCERT EVS था, आपका NCERT का जितने भी क्लास 5th में EVS का जो चैप्टर वाइज दिया था कंटेंट आप आज को हम पढ़ा दिए हैं। इस कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आपको यदि आपको चाहिए ये नोट्स तो आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप इस नोट को लेने के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।